कॉस्मोस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10 का शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि मैट्रिक में 10th क्लास में चैप्टर वाइज कितने मार्क्स का क्या आता है, सिलेबस क्या है, तो ध्यान दीजिए प्लीज इस पे। सबसे पहले आपको सिलेबस बताएं 10th का। तो चैप्टर आपको फर्स्ट है वास्तविक संख्या, दूसरा आपका चैप्टर है बहुपद, तीसरा चैप्टर है दो चर के रैखिक समीकरण, समांतर श्रेणी, पांचवा है द्विघात समीकरण। ये जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये आपको 35 से 40 मार्क्स का एग्जामिनर क्वेश्चन से पूछता है। उसके बाद छठा चैप्टर समरूप त्रिभुज, सातवां चैप्टर नियामक ज्यामिति, आठवां त्रिकोणमिति, नौवां है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जो ऊंचाई और दूरी है। ये आपको इससे 15 से 20 मार्क्स का आता है। 5 से 10 मार्क्स, और त्रिकोणमिति पोर्शन होता है, इसमें 15 से 20 मार्क्स तक आते हैं। उसके बाद 10वां चैप्टर आपका गणित है। 11वां रचना, 12वां चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, 13वां है आयतन, 14वां है सांख्यिकी, 15वां है प्रायिकता। आपको इससे और इससे 5 से 10 मार्क्स, इससे आपको 15 मार्क्स, सांख्यिकी से आते हैं 5 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी से 5 से 10, ये भी 5 से 10। इस तरह से आपका सिलेबस है। उसके बाद हम बारीकी से जो देखेंगे, पहला चैप्टर आपको वास्तविक संख्या, इसको सही ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद पहला चैप्टर देखते हैं वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या। रियल नंबर। इसको जानने से पहले हम लोग कुछ ऐसा जानते हैं कि ये वास्तविक संख्या जो है आया कहां से, इसके ऊपर भी कोई वास्तविक संख्या होता है या नहीं, यानी इसके ऊपर भी कोई संख्या होता है या नहीं। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, वहां से शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। इससे कोई बड़ी संख्या नहीं होता है, और इसके बारे में हम लोग को जो है 10th में ऐसे नहीं पढ़ना है, 11th में इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या होता है। यह जो है वैसी संख्या होती है जो x प्लस आई वाई के रूप में हो। उदाहरण के तौर पर लेंगे, पूरा इसका जो है परिभाषा, जहां x तथा y वास्तविक संख्या हो एवं i इक्वल टू √(-1). एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, 4 + 3i या 5 - 3i, इस तरह से कुछ होता है। ये जनरली जो है दो तरह से होता है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के चीजें दिख रहे हैं। एक जो है आपको रियली वास्तविक संख्या, एक में आई लगा हुआ है, इस तरह से दिख रहा है। तो 4 जो है ये कंप्लीटली जो है वास्तविक संख्या है, और ये जो यहाँ पे दी आई है ये आपको वास्तविक संख्या के साथ कोई ऐसा नंबर, कोई काल्पनिक संख्या है करने का मतलब जो होगा, ये दो तरह के जो है, ये दो तरह के जो है नंबर से मिलकर जो बना होता है। एक जो है रियल पार्ट, अगर इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह के नंबर से, दो प्रकार के नंबर से मिलकर बनता है। यही नाम दे सकते हैं इसको हम लोग, क्या, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल पार्ट, या प्योरली इमेजिनरी पार्ट। अब इस दोनों में कौन इमेजिनरी और कौन जो है रियल पार्ट है, हमने ये नंबर लिखा था x + i/y, इसमें ये जो है रियल पार्ट हुआ, और ये जो हुआ इमेजिनरी पार्ट है। ऐसे आप लोग को ये जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो है ये वास्तविक संख्या पढ़ना है कि ये वास्तविक संख्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में ही वास्तविक संख्या आया है। तो हम लोग जनरली जानेंगे क्या, वास्तविक संख्या। इसको जानने से पहले ऐसा करते हैं, आप लोग सूत्र किताब उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में इसको उतार लीजिएगा।
चलिए इसको जो है जानना है, तो ये नंबर सिस्टम इसको बोल सकते हैं, नंबर SYS की सिस्टम बोल सकते हैं। ये हिंदी में होता है संख्या पद्धति। तो हमने बताया, सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले बड़ा नंबर हमने बताया था क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नंबर जो है दो भाग में बढ़ता है, वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। इसको बोलते हैं रियल नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसी दोनों नंबर को मिला करके हम लोग बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका पहले हम लोग जाने, लेकिन हम लोग को 10th में पढ़ना है केवल इसके बारे में, ये क्या होता है, इससे कितने प्रकार होते हैं। इसी से आपको एग्जाम में 5 से 6 जो है ऑब्जेक्टिव आते हैं, 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं। 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं। तो क्या क्या पढ़ना इसमें होता है, तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, यहां लिख देते हैं विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या। ये सबका जो है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उसका जो है जब हम बारी बारी से एक करके पढ़ाएंगे तो उसको जो है उसका मीनिंग साथ में लिखते चलेंगे, सॉरी स्पेलिंग लिखते चलेंगे। तो आप इसको पहले बता लीजिए। सबसे पहले है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये वास्तविक संख्या रियल नंबर जो है, इस सारे परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। एंड जितने सारे नंबर देखते हैं केवल अंदर जो है माइनस समथिंग कुछ भी रहे, x की जगह x दे दे, x का मान 1 2 3 4 कुछ भी ऐसा मान रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। अंदर रूट में केवल मानने में, बाकी सब संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। इसको छोड़ करके केवल रूट अंडर में माइनस नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है इसी का जो है भाग होता है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ये दो होते हैं। ये दो भाग से, ये दोनों भाग से मिलकर बनते हैं। तो सब परिभाषा में यहाँ लिखे गए हैं, सारे परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब जो है हम परिमेय संख्या को देखेंगे। ऐसे तो इसके भाग हैं तो हम जो है नंबरिंग दे सकते हैं, लेकिन साथ में दे दिए थोड़ा जो है नंबरिंग एक जैसा रहेगा, डिफिनेशन ज्ञात करने में अच्छा रहेगा। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, p बाई क्यू के रूप में हो, तो इस चीज पे जो है हम जोड़ देंगे p बाई क्यू के रूप में हो, जहां p क्यू पूर्णांक हो और q इक्वल टू नॉट जीरो। ये तीन मुख्य बात है, ये तीनों मुख्य बात पे हमको ध्यान देना है परिमेय संख्या पहचाने। बाकी जो है क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर ही बाकी सारे जो है नंबर आते हैं। जितने सारे नंबर आगे दिए हैं और आगे भी होंगे तो नंबर इसी के माध्यम से, इसी के जो है भाग होते हैं। उसके बाद इसके लिए वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में यहाँ पे भाग में लिखा है 5/3 6/2 0 -1 3, ये सब जो है परिमेय संख्या। पॉइंट दे सकते तो 1.2 1.5 3 6 इस तरह से कुछ भी। ये 22/7 को भी हमने लिखा है। और यहाँ पे हमने पाई को लिखा क्योंकि दोनों मान जो है सेम होता है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या में लिया जाता है और 22/7 जो है परिमेय संख्या में इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे p और q का मान जो है पूर्णांक में दिया 22 और 7 है।
ऑलमोस्ट ये कहने का मतलब हो गया कि प्रमेय संख्या जो है ये p बाई क्यू यानी अंश और हर में दिखेगा। नहीं भी दिखा उसको हम अंश में लिख दीजिए, ये 3 लिखे -1 लिखे, इसके तो अंश हर में कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि इसके नीचे कुछ न दिखे तो 1 जो है छुपा रहता है। तो इस तरह से इसमें है। अब अप्रमेय संख्या है तो वैसी संख्या जो अशांत अनावर्ती हो, इसमें थोड़ा सा देखना है, अशांत अनावर्ती हो। ठीक है, अशांत अनावर्ती का मतलब हमको बढ़िया समझना है, इसलिए हम जगह छोड़े हुए हैं। यहाँ पर देखते हैं, हमने बताया है कि ये 3 तरह के ऐसे, सबसे पहले 2 तरह के भाग होते हैं, एक शांत और एक अशांत। जब हम प्रमेय संख्या देखते हैं इसमें शांत अशांत के अंश हर मिलता है, तो अंश में हम पढ़ा है कि नीचे वाले यानी कि हर से जो है अंश में भाग देते हैं। जब अंश में हर से भाग देते हैं तो 2 तरह की बातें बनती हैं, या तो पूरा पूरा कटता है या तो पूरा पूरा नहीं कटता है। तो जब पूरा पूरा कटता है, पूरा पूरा कटता है तो शांत है, और पूरा पूरा ना कटे तो क्या है, अशांत है। तो ये शांत जो है वो तो आपको प्रमेय संख्या में आ जाएगा। अशांत में भी कुछ प्रमेय संख्या आते हैं, उसी को देखना है, इसलिए यहाँ पे लिखा अशांत अनावर्ती। तो ये आपको 2 भाग में बढ़ जाता है, एक आवर्ती, आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। तो ये आवर्ती अनावर्ती क्या है, ये दोनों को समझेंगे। तो आवर्ती में जो है पॉइंट देते रहते हैं, पॉइंट के बाद नंबर आता है, तो 1 2 3 4 इस तरह से नंबर आता है, फिर नंबर वही रिपीट करना होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी रिपीटेड होता है, रिपीटेड होता है, पुनरावृत्ति होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति। इस नंबर का पुनरावृत्ति होता है, इस नंबर का पुनरावृत्ति हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आवर्ती। और जिसका पुनरावृत्ति न हो, दशमलव के बाद जो है 1 2 3 ऐसे करके आए, और ये नंबर जो है एक जैसा नहीं है, सब अलग नंबर है, लेकिन ये भी कटने वाला नहीं है। आगे भी वो सब नंबर ले सकते हैं, 1.62 162, इस तरह से कुछ भी नंबर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है प्राकृत संख्या। तो गिनती के सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जो ऑल काउंटिंग नंबर होता है, जो भी गिनती होता है, हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कोई पूछे कि -1 जो है प्राकृत संख्या है कि नहीं, तो ये नहीं है, या -3 बोले तो नहीं है, यानी माइनस में कभी गिनती होती नहीं है। उसके बाद पूर्णांक संख्या, होल नंबर, गिनती की वैसे संख्या जो केवल 0 से आरंभ हो, गिनती की वैसे संख्या जो 0 से आरंभ हो, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, पूर्ण संख्या। इसमें जो है केवल गिनती की ही संख्या होता है, 1 2 3 4 5 ही होता है, लेकिन केवल हम स्टार्ट करते हैं 0 से, गिनती जो है 0 से करते हैं। इसमें भी जो है नेगेटिव की बात नहीं आता, -4 ये नहीं होगा, -3 ये नहीं होगा, इस तरह की बात है। अगला है वैसी संख्या, अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे और भी किसी संख्या से न कटे, वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे, जैसे ये नंबर मैंने बताया 3 ये 2 3 5 7 और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये संख्या ऐसे हैं जो कि एक से तो सभी संख्या कटते हैं और खुद से भी कटते हैं। उसके बाद ये किसी और संख्या से आपको इसमें देख लीजिए भागने लगने वाला है। और नीचे मैंने एक नोट में लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 होती है। इसके बाद आगे और संख्या है, और जनरली जो है इसमें से आपको 2 ये 3 जो है डिफिनेशन हुआ, एक डिफिनेशन ये, एक डिफिनेशन ये और एक ये 3 से प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा आता है। समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन जो इससे रहेगा ही रहेगा। इस ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछेगा, 4 ऑप्शन दे करके निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, या क्वेश्चन देगा कि ये निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, या इस तरह से परिमेय संख्या कौन है, या तो क्वेश्चन देने के बाद निम्नलिखित को पहचाने, उसमें ऑप्शन रहेगा परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, कुछ भी इस तरह से उदाहरण आपको दे सकता है। ये 3 जो है क्वेश्चन आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव हर साल जो है बिहार बोर्ड आपको पूछती है। ठीक है, तो इसको जो है आप बता दीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, तो अगला है आपका सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो ये अभाज्य संख्या जो है इसमें लगा हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे जो है अभाज्य संख्या इसमें होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्या का जो डेफिनेशन हमने लिखा है, 2 वैसी संख्या का समूह,
ये देखिए समूह बना हुआ है 2 वैसी संख्या का जिसका HCF यानी कि मसर, इसको बोलते हैं हम लोग मसर, महत्तम शोधपड़तक एक हो उसे जो है सहभाज्य संख्या कहते हैं। दो कोई ऐसी संख्या हम लोग लेकर देखेंगे, उन दोनों का यदि HCF 1 आता है तब बोलेंगे कि वो सहभाज्य संख्या है। उसके बाद जो है एक होता है भाज्य संख्या जो कि कंपोजिट नंबर। इसके बाद हमने लिखा है ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावे और भी संख्या से कटे या तो विभाजित हो। तो वैसी संख्या जो एक से भी कटने को थी तो सबसे सारी संख्या जो है कटती है, लेकिन कुछ ऐसी संख्या भी आपको मिलेंगे जो कि और भी संख्या से कटने वाले होते हैं। जैसे 4 को देखिए 1 और 4 से तो कटता ही है, लेकिन साथ में 2 से भी कटता है। जैसे 6 हो गया 1 और 6 से कटेगा, लेकिन 2 भी से 3 भी से कटेगा नहीं। वैसी संख्या जो कम से कम उसका 3 फैक्टर दिखाई दे, 3 संख्या से कम कटता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर है। तो सारे धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जितने सारे नंबर देखते हैं प्लस में माइनस में उसको बोलते हैं ऋणात्मक और धनात्मक। माइनस में पॉजिटिव नेगेटिव जितने सारे नंबर देखते हैं उसको बोलते हैं क्या हम लोग हैं पूर्णांक संख्या। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लिखा है -3 -2 -1, ये 0 1 2 3। ये जो है 3 तरह के नंबर जो आते हैं इसमें दिखाई पड़ते हैं। एक प्योरली आपको शुद्ध जो है धनात्मक दिखाई पड़ेगा जो कि 1 2 3 1 से जितने सारे बड़े नंबर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। एक ऋणात्मक होता है जो कि जितने सारे नंबर वो धनात्मक है उसमें केवल माइनस लगा रहता है। जैसे देखिए -1 -2 -3 -4 तक से है। और एक तीसरा लास्ट होता है न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक संख्या, तो वो 0 होता है। इसमें कोई जो है 0 का मतलब कोई ऐसा चार्ज इसमें नहीं होता है, कोई भी वैल्यू इसका नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं इसको न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक संख्या। तो इसके बाद हम लोग जो है सारे चैप्टर से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, वैसे क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे बारी-बारी से बनाएंगे। वास्तविक संख्या चैप्टर बनाने के लिए आपको 2 चीज पे ध्यान देना है HCF निकालने के लिए, और एक अपनमेय संख्या साबित करना। जनरली जो है ज़्यादातर जो है इसी 2 जो है टर्म से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और हर बार जो है पूछे हमने देखा है। तो दोनों चीज़ को जो है हम बारी-बारी से सीख लेते हैं, तो आपको पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कुछ देर पहले हमने जो बताया आपको वास्तविक संख्या का डिफिनीशन, जितने सारे नंबर बताए उससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं लड़ते हैं। तो देखते हैं हम लोग HCF इसका जो है संक्षेपण क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नंबर जो दिए रहेंगे, अंक दिए रहेंगे, उसके हाईएस्ट जो है कॉमन फैक्टर को हम मिलाते हैं जितने सारे नंबर। ये सबसे पहले इसमें फैक्टर की बात आ गई, फैक्टर के बारे में जो जानना जरूरी है, ये फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर को देखते हैं यहाँ पे, फैक्टर इसको बोलते हैं हम लोग हैं हिंदी में गुणनखंड। गुणनखंड थोड़ा समझ लेते हैं छोटा सा। यदि हमको 20 का गुणनखंड निकालना है, हम लोग पढ़े हैं सबसे छोटी आभाज्य संख्या से बाई से भाग लगाते हैं, आभाज्य संख्या को गुणा के रूप में लिखते हैं। छोटी आभाज्य संख्या क्या है, 2 से भाग लगाते हैं 10, फिर 2 से लगाएंगे 5। उसके बाद जब किसी और संख्या से न लगते रहे तो उनको क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। ये आपका जो है 20 का गुणनखंड है। इस तरह से जो है 30 का लेते हैं तो 2 से हो जाएगा 40, 3 से 5। इस तरह से 30 का जो है फैक्टर कितना होगा, 2 × 3 × 5। तो अब आते सीधे हम लोग HCF में। HCF इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। तो 6 और 20 दो का HCF ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो 6 का गुणनखंड हम लोग यहाँ निकालते हैं 2 3, इस तरह से 2 × 3। उसके बाद जो है 20 का निकालते हैं तो 2 से हो जाएगा ये 10, 2 से होगा ये 5, यानी 2 × 2 × 5। तो यहाँ से जब इसका हम पावर के रूप में से जाते हैं तो ये 2 × 3 होगा, ये 2 के पावर 2 × 5 होगा, क्योंकि 2 जो है
2 टाइम्स आया है, 2 बार आया है, इसलिए 2 के पावर में चला गया। उसके बाद जो है हम इसमें इस नियम के अनुसार जो है लिखा हुआ है, एचसीएफ का मतलब होता है उसके अनुसार सोचते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब होता है घनिष्ठ, मिलने वाला। फैक्टर का मतलब तो वर्णक्रम बताएं, तो सबसे ज्यादा मिलने वाली कौन सी संख्या है। यहाँ पे देखिए 1 2 है, यहाँ पे 2 2 है, तो मिलने वाला तो 1 है। एचसीएफ में इसमें क्या आएगा, एक 2 आएगा। और भी कोई संख्या जो दोनों में 3 इसमें था लेकिन इसमें नहीं, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसलिए मिलने वाला नहीं, कॉमन नहीं है। जो कॉमन हो और सबसे ज्यादा हो, तो इसमें 2 ऐसा नंबर दिख रहा है जो कि दोनों में है और ज्यादा भी है, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना, 2। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा 17 60 80 का, इसका एचसीएफ याद करना है। इसका होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2, ये हो जाएगा 3 5, इसका होगा 2 2 2, एक और 2 होगा, ये 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80, ये 5 तेरी 15 15 दूनी 30 दूनी 60। जब इसको पावर के रूप में सजाएंगे, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 होंगे, यहाँ से 2 के पावर 1 2 3 4 हैं, 4 होंगे और एक 5 है। अभी दोनों में मिलने वाला देखते हैं HCF। तो ये यहाँ पे 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, तो मिलने वाला 2 के पावर 2 का, ये 2 के पावर 2 चला जाएगा। अगला नंबर 3 है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 है, दोनों में एक एक है, तो एक ही दिखाएंगे क्योंकि ये भी मिलने वाले हैं। अब इसको जब हल करेंगे तो 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, ये 5 हो जाएगा कितने का, 20 का। इस तरह से इसका एचसीएफ हो गया 20 का। ठीक है, ये एचसीएफ हो गया। साथ में हम एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कभी कभी एलसीएम भी पूछता है। तो एलसीएम के लिए बस थोड़ा सा देखना क्या है कि इसमें सबसे बड़ा जो है नंबर को चुन लेना है। जैसे यहाँ पे 2 के पावर 2 को चुने थे, यहाँ पे 2 के पावर 2 को नहीं, 2 के पावर 4 को चुनेंगे, 2 के पावर 4। और इसमें जो नंबर नहीं मिलने वाला होता है उसको भी लिखते हैं। जैसे 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 को लिखेंगे। और इसमें जो है 5 है, इसमें 5 है, तो 5 को जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, और जो नहीं मिलने वाला उसको भी लिखते हैं। लेकिन जो मिलने वाला में सबसे हाईएस्ट पावर देखना रहता है इसमें, क्योंकि यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, हमने कम वाला यहाँ लिखा था लेकिन ज्यादा वाला इसमें लिखा था। तो इसको हल करेंगे तो 2 का जो है 4 होता है 16, ये 3 5, 16 85 8 24, यानी कि 240। इस तरह से इसका एलसीएम निकलता है। ये गुणनखंड विधि है। इसी तरह से एचसीएफ निकालने का एक और विधि होता है, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि, उसको देखेंगे हम लोग। यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। अगला विधि हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है 2 नंबर का। 2 सीटिंग में एग्जाम होता है, दोनों सीटिंग में एक एक क्वेश्चन हम अनिवार्य रूप से पूछता है ये यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से। सबसे पहले ये यूक्लिड एल्गोरिथम है क्या, यूक्लिड एल्गोरिथम या तो इसको बोलते हैं भाग लेमा विधि। तो सिंपली हम लोग जो भाग पढ़े हैं इसमें नाम होता है ये भाजक, ये भाज्य, भागफल, और ये नीचे में होता है शेषफल। इसका हम लोग नामकरण करते हैं। तो यदि भाज्य को a,
भागफल को Q एवं शेषफल को R मान लें, तो एक हम लोग बचपन में ऐसा पढ़े थे कि क्या भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। शेषफल जब इस नामकरण के हिसाब से हम रखते हैं तो a बराबर बी क्यू प्लस आर ये बनता है, लेकिन इसमें r का जो मान होता है ये b से छोटा और 0 से बड़ा होता है। ये मुख्य रूप से आपका जो है यूक्लिड एल्गोरिथम विधि का ये फॉर्मूला माने इससे नहीं बनता है, लेकिन इस बात को पहले समझना जरूरी है, क्योंकि r का मान जो है ये शेषफल का जो मान है ये b से छोटा होता है। ये b यानी कि जिससे हम भाग देते हैं उससे जो है हमेशा शेषफल क्या होता है, छोटा होता है। यदि शेषफल हम किसी भी नंबर को चलते हैं कि 2 से यदि भाग देते हैं हम 4 में, 2 टाइम्स जो लगता है यानी 4 ये कट जाता है, फिर 2 से हम उसके नेक्स्ट नंबर 5 को भाग देते हैं, ये 4 1 जो है रिमाइंडर बच जाता है। फिर 2 से हम 6 में भाग देते हैं तो 3 बार में ये 6 कट जाता है यानी रिमाइंडर 0 बचता है। फिर 2 से हम नेक्स्ट 7 में भाग देते हैं, 3 2 6 ये 1 6 बचता है। 3 4 बार में भाग कर देखिए ये 2 से, तो कभी जो है 0 1 0 1 यानी 2 ही प्रकार के रिमाइंडर बच रहते हैं, 0 1 0 1 0 यानी कि 0 और 1। इसमें हम देखें जब ये r का मान 0 1 आया कब, जब b का मान हमने क्या लिया था 2 लिया था। जैसा मैंने यहाँ पे बोला कि b का ये स्मॉल r का जो मान होता है 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होता है और कहां तक होता है b से छोटा है, जो b दिया रहेगा उससे कम होता है, उससे यानी 2 से कम होता है एक, वही इसलिए इसमें 0 जो है और 1 इसका शेषफल बार-बार आ रहा है। तो ये आपको यूक्लिड एल्गोरिथम का जो है फॉर्मूला मानेंगे, इसी के आधार पर जो हम एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। एक क्वेश्चन हम लेते हैं 96 404 का, इसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से। तो कैसे, तो सबसे पहले इसमें हम सॉल्यूशन में जितना हम लिखेंगे क्वेश्चन में उतना लिखना है, नहीं तो आपको मार्क्स में कटौती वो कर सकता है। जो भी हम लिखेंगे जितना सारा लिखेंगे वो पूरा लिखने की आवश्यकता आपको है। सबसे पहला काम जो है इसमें हम चेक करेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि 3 अंक का है तो 2 अंक का है, 2 3 अंक वाला बड़ा होगा, यानी 404 बड़ा है 96 से। तो जो बड़ा है उसको हम लोग ए माने, क्योंकि बड़ा में ही भाग पड़ता है छोटा से। तो यहाँ पे जो है भाज्य a बराबर हो जाएगा 404 और ये भाजक कर लेंगे b बराबर में ये 96। अब यहां से जो है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। विधि से क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का जो मान है 0 से बड़ा और b से छोटा होगा, इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखना क्या है, 4 0 4 बराबर का साइन देना है b का मान है 96। अब कहा 96 में कितना से गुना करेंगे इसके बराबर और शेष में रिमाइंडर बचे। तो सिंपली एक जो है हम भाग विधि से इसका जो है सिर्फ ज्ञात करते हैं, उससे आपको अच्छा से पता चलेगा। तो यहाँ बनाते हैं, देखिए 404 में पहले यहाँ 96 से, तो 9 4 36 4 बार में 24 के 4 ये 2 हुआ, 9 4 36 2 38, यहाँ से 0 ये हो जाएगा 2 20, मतलब कि हम 4 बार में भाग लगाए हैं 20 आया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ से ये जो है
ये 96 जो है जो भाजक होता है फिर भाज्य बन जाता है, यानी 96 20 चौक हो जाएगा ये 80, फिर यहाँ से घटेगा तो 16 आएगा, फिर इस भाजक को बना देंगे भाग, ये 20 आ जाएगा, एक बार में 16, ये 4, फिर 16 को जो है भाग बनाएंगे, ये 4 बार में 16 जो है कट जाएगा। इसी को केवल जो है हम लोग सजाते हैं उस रूप में। कैसे? तो पहला स्टेप जो हमने देखा है कि ये है 96 में 4 से गुना किया और शेष रिमाइंडर बचा तो ये आया था, यही यहाँ पे हम लोग करेंगे कि 4 से मल्टीप्लाई जोड़ 20 रिमाइंडर करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना और का भी साइन दे सकते हैं, और नेक्स्ट में ये जो है 96 को जो है इस स्थिति में इसको यहाँ लाते हैं 96, इसको यहाँ लाते हैं 20, अब ये 4 बार में 80 होता है, 20 चौक 80, रिमाइंडर होता है 16। फिर स्थिति में और लिखेंगे, यहाँ से 20 लाएंगे, ये 16 आएगा, यहाँ से 1 टाइम में 4 हो जाएगा, फिर और ये 16 आएगा, यहाँ पे ये 4 आएगा और 4 बार में ये रिमाइंडर शेष आएगा। जैसे ही ये शेष जो है रिमाइंडर जो है 0 आता है, जैसे रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये एचसीएफ का जो है मान आपको हो जाता है कितना, ये 16 नहीं, 4 नहीं, ये 4 नहीं, हाँ ये वाला होता है, ये 4 जो है एचसीएफ हो जाता है। इसको देंगे, ये कहीं से देखिए 4 यहाँ पे लिखा है नहीं, ये हो जाएगा, यही आपका एचसीएफ यहाँ पे होता है। इस तरह से आपको यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से बनता है। तो 2 विधि हमने जो है आपको एचसीएफ निकालने का बताया, एक यूक्लिड एल्गोरिथम विधि, एक गुणनखंड विधि। तो दोनों से एक एक क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का पूछता है, तो 4 मार्क्स आपका इससे तैयार हो सकता है। 4 मार्क्स जो है ये दोनों यूक्लिड एल्गोरिथम विधि और गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए, तो इसको बनाया अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए, इससे भी एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है, और 2 तरह से ये क्वेश्चन पूछता है। तो दोनों तरह से एक एक प्रश्न हम बताते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आपको खुद ब खुद हल हो जाएंगे, और कुछ बच जाएंगे तो उनको आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा, उसका फिर सब वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना 2 मार्क्स का आता है, जरूरी से आता है। तो इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, एक आपको जनरल √2 का पूछ दे, √3 का पूछ दे, √5 का पूछ दे, इस तरह से एक 3 इसको एक प्रश्न हर बार दोहराता है। और एक दूसरा होता है आपको 5 + √2 कह दे, 5 - 2 √2 कह दे, या 3 - 3 √5 कर दे, या इस तरह से जो है 2 तरह से पूछ सकता है। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन हम जो है बनाते हैं आपको √2 का। तो सॉल्यूशन यहाँ से जितना हम लिख रहे हैं उतना लिखना है, तब जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, तथा जो है नंबर काटने की, ये थोड़ा सा लिटरेचर क्वेश्चन है, लिखने वाला होता है, कुछ याद भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है हम इसको बनाते हैं। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यदि √2 एक परिमेय संख्या है, ये P/Q के रूप में होगा। क्योंकि हमने परिमेय संख्या पढ़ा था शुरू में, तो वहां पढ़ा था कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, तो हमने इसे परिमेय संख्या माना, ये P/Q के रूप में होगा। तो जहां PQ पूर्णांक को Q = 0 तथा सह अभाज्य संख्या हो, ये सह अभाज्य संख्या उसमें बताया था कि यदि ये दोनों नंबर दे रहे हैं तो दोनों पेयर का जो है एस्केप 1 होना चाहिए, नहीं कि कोई कोवेलेंट पॉइंट इसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से उसके बाद देखते हैं ये दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर यहाँ से हो जाएगा 2 का वर्ग, यहाँ से P/Q का वर्ग हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा P² / Q²।
यहाँ से क्या करते हैं, हम एक क्यू को इस तरफ लाते हैं, यानी 2q, ये p² बटा q को हमने छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से नंबर हम लिखते हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ये जो है क्लियरली इसमें सिर्फ नंबर निकाले हैं, तो ये क्या होगा, पूर्णांक होगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये भिन्न है, तो यहाँ पे जो हमने माना है उस तरह से वो विरोधी, उसका विरोधाभास हो रहा है। मतलब क्या, चूंकि 2q पूर्णांक है तथा p² बटा q परमेय संख्या भिन्न है, जो कि बराबर संभव नहीं है। हमने देखा कि जो है हमने माना कि p/q इस तरह बराबर है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से शुरू में ही मिल गया क्या कि यहाँ पूर्णांक आ गया, यहाँ पे जो है भिन्न आ गया। अब पूर्णांक और भिन्न कभी जो है बराबर नहीं होते हैं, इसलिए हमारा जो माना है उसका विरोधाभास हुआ, इसलिए जो है माना इसके बराबर नहीं है। इसलिए जो है हम बोल सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको बनाने पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो देखते हैं, π-2√2 को ही देखते हैं, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जिस तरह से हम लोग इसको माने थे उस तरह से उसको भी मानेंगे। 5-2√2 माना 5-2√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, 5-2√2 बराबर में a, जहां a बराबर p/q में pq पूर्णांक है तथा q = 0। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से हल करेंगे। तो इसमें जो रूट वाले वैल्यू हैं उसको छोड़ के बाकी जितने सारे वैल्यू हैं बारी बारी से करके उस तरफ ले जाएंगे। ये 5-2√2 बराबर में a है। सबसे पहले 5 को ले जाएंगे, तो इसको ले जाना नहीं है, तो -2√2 यहाँ रह जाएगा, a माइनस ये 5। उसके बाद -2 को उधर लेके जाएंगे, √2 = a माइनस 5/-2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखने को ये भी फिर मिल रहा है कि ये √2 जो है हम अभी यहाँ पे साबित कर चुके हैं कि अपरिमेय संख्या होता है, और ये जो है भिन्न दिख रहा है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी जो है भिन्न यानी बराबर नहीं होता है। इसको भी यहाँ लिखेंगे, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a माइनस 5/-2 एक अशून्य परिमेय संख्या है, जो बराबर संभव नहीं है। इसलिए हमारा मानना गलत था कि 5-2√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 5-2√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से जो है ये 2 टाइप के प्रश्न आपको बनाने रहेंगे, और जो है इस तरह से जो है करने रहेंगे। तो बाकी जो है जितने सारे प्रश्न हैं, जितना जो भी हम बताएं इस वीडियो में, वो सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। यदि जो